चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लेट्स एस्पायर। और आज की क्लास में हम जनरली बेसिकली क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th और 10th में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और सेकंड टर्म का चैप्टर है, यानी कि चैप्टर जो क्लास 9th में आपका चैप्टर कौन सा है 13 है और सेम यही चैप्टर किसमें 10th क्लास में भी है। यानी कि 9th और 10th का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है इसमें, क्योंकि फॉर्मूला सेम वही यूज हो रहे हैं। और एक फ्रस्टम नाम का टॉपिक है वो क्या है इससे थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो फ्रस्टम वाले टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले क्या करेंगे, क्लास 9th में जो भी फॉर्मूला है उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी फॉर्मूलाज है उनको हम एक्यूरेसी के साथ पढ़ें ताकि सारे क्वेश्चन हम क्या कर पाए, मिनिमम टाइम में कर पाए। जनरली आपने ये वीडियो और इस चैप्टर की जो वीडियो है 13 चैप्टर की, इसका नाम क्या है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी वीडियो आपने बहुत जगह देखी भी होगी और समझने की भी कोशिश करी होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको दो बातें बता दूं, आपने जब भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, चाहे आप अभी 10th क्लास में हैं तो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर अभी आप 9th में आए हो तो आपने अभी स्टार्टिंग ही करी होगी इस चैप्टर को पढ़ने की। और दो बातें आपने डिफिकल्टी महसूस करी होगी कि आप पहली बात तो आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे होंगे, दूसरी बात आपको जब आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूले पुट में वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो उस वैल्यू पुट करने से पहले आपको ये सोचना पड़ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और क्या जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सही फॉर्मूला है या नहीं, है ना। दूसरी कमी आ रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कमी आपको क्या फील हो रही है कि जब आप फॉर्मूला भी सही पुट कर रहे हैं और क्वेश्चन को सही से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को ट्रिक भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण क्या हो रहा है, सारे भी आंसर सेम नहीं आ रहे होंगे, यानी कि पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे, जिससे आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई कि आपसे चैप्टर होगा नहीं या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को और मेन कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। दूसरा टाइम को भी कम करने की, यानी कि आपकी सारी चौथी टाइम को रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और एक्यूरेसी लेवल सभी को सही करने का एक ही है कि आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। और विश्वास करिए अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें तो आपको, आपने कहीं से भी अगर पहले इसकी वीडियो देखी, अगर आप कहीं ट्यूशंस भी पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बेसिक डिफरेंस जो होता है और एक स्टार्टिंग में देखते हुए और एक जब चैप्टर एंड होगा तो आप जब क्वेश्चंस को करने की स्पीड आएगी ना और विद एक्यूरेसी और सही आंसर के साथ, तब आप इस वीडियो को समझेंगे कि वीडियो किस पर्पज से बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है 9th या 10th में जो है फॉर्मूला बेसिक है। तो आज की क्लास हम जनरली फॉर्मूलास ही पढ़ेंगे। फॉर्मूले को लर्न करने के लिए मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा और जितना हो सकेगा तो हम उसको बेसिक लेवल से उठाते हुए टॉप लेवल तक करने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि उसको हैंड टू हैंड अभी याद कर लें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हम आपको कहते हैं। और दूसरा क्या होगा कि वीडियो को समझने से के लिए आपको बने रहना है ना, जब तक आप इस वीडियो को और ज़्यादा अच्छे से नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना, चलिए ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चैप्टर का नाम आपको पता ही है 13 चैप्टर, यानी कि 9th में और 10th में दोनों का नाम एक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एरिया क्या होता है, उसके बाद हम ये समझेंगे वॉल्यूम। और हम ये समझने से पहले कि सरफेस एरिया किस चीज का होता है हम ये भी पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फिगर क्या होता है। फिगर यानी कोई भी आकृति चाहे उसकी बनावट कैसी भी हो तो फिगर होती है ना। अपने आप में हर एक चीज जिसकी कोई आकृति है वो एक फिगर होगी, है ना। तो हम यहाँ समझते हैं फिगर माने कि आकृति, ठीक है। फिगर दो तरीके की होती है, हम ये समझते हैं, एक 2D होता है और एक क्या होता है 3D। 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल, जिसकी 2 डायमेंशन है ना। जनरली 2 डायमेंशन के अंदर वो फिगर आती है जिनके पास जनरली क्या होती है, लेंथ होती है और क्या होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली हम ऐसे ही बोलें कि जिसके पास कितनी डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, है ना। जिसके पास कितनी डायमेंशंस हो, 2 डायमेंशंस हो, उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में सभी को पता है विमाएं होता है। क्या होता है विमाएं, यानी कि या फिर क्या बोलते हैं भुजा, है ना। कितनी भुजाएं होनी चाहिए उसके पास, 2 भुजाएं होनी चाहिए। अगर बात करें 3 डायमेंशन में, जिसके पास कैसी हो 3 डायमेंशन, यानी कि कितनी साइड्स हो, जिसके पास 3 साइड्स हो, विमाएं या फिर भुजाएं का मतलब क्या होता है साइड्स होता है। जिसके पास 2 साइड्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे जनरली 2D फिगर, और जिनके पास 3 साइड्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है। अब सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो बातों को पढ़ेंगे। पहले 2D फिगर्स को कंप्लीट करेंगे और फिर किसको कंप्लीट करेंगे 3D, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो जब तक आपको 2D फिगर की नॉलेज नहीं है कि इसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तब तक आपको क्वेश्चन करने में कभी बहुत सारी डिफिकल्टी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
2D फिगर्स की बात, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2D फिगर्स की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2D फिगर्स। 2D फिगर्स के अंदर जनरली क्या आता है, सबसे पहले हम अगर इस फिगर को देखें ध्यान से, तो आपको फिगर दिख रही होगी और आप सभी ने इमेज बनती है इसकी समझ गए होंगे कि इमेज किसकी है ना। तो आपको सबसे पहले समझ में आया कि ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे भाई, आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आयत बोलते हैं, यानी कि रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जब तक आप एक बार ध्यान से समझेंगे नहीं, जनरली ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो बेसिक लेवल का एक एमटीएस से लेके सीएचएसएल हो गया या डीएसएसबी की हो गई, या जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल या फिर किसी का एग्जाम देते हैं जिसमें एडवांस लेवल का या फिर मेंसुरेशन वाला चैप्टर आ रहा है, तो उसके लिए भी क्या है सफिशिएंट। और दिल्ली कैट के बहुत सारे एंट्री हैं कि जो भी जिस भी एग्जाम में ये आ रहा है तो उसके लिए वीडियो सफिशिएंट है। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन समझने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल फिगर से करते हैं। सबसे स्टार्टिंग से ही हम रेक्टेंगल के बारे में बहुत पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं, यानी कि इसकी जो आमने सामने की साइड्स होती है वो कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है। कैसे होती है, आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। और इसको हम क्या बोलते हैं, सभी को पता है, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ। और इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, हम ब्रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बोलते हैं लेंथ और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है भाई। तो लेंथ की बात करें और क्या बात करें, फिगर। तो ये 2D फिगर्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। और रेक्टेंगल की बात करें तो ये लेंथ है और ये क्या इसकी ब्रेथ है, ठीक है। रेक्टेंगल में लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। और आपको पता है कि आमने सामने लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ, दोनों ही साइड है आमने सामने की कैसी होती है, इक्वल साइड होती है। कैसी साइड होती है, इक्वल साइड होती है। और आपको ये भी पता होगा कि आपस में कैसे डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री, यानी कि चारों एंगल कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें टॉपिक स्टार्ट क्या होता है, पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है। लेंथ को आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। और ब्रेथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद समझेंगे, ठीक है। तो जनरली पेरीमीटर का मतलब आपको ये आउटर बाउंड्री दिख रही है, एक आउटर बाउंड्री, ये मान के चलिए पार्क है जिसकी आउटर बाउंड्री इधर है। अगर आप इधर भी देखेंगे तो एक आउटर बाउंड्री, यानी कि आपने ध्यान से देखा तो आपके पास पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ आउटर बाउंड्री। हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर हो या फिर सरकमफेरेंस हो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ आउटर बाउंड्री की बात कर रहे हैं। बात हो गई पेरीमीटर की तो समझ गए कि सम ऑफ आउटर बाउंड्री, यानी कि टोटल आउटर बाउंड्री कितनी है, टोटल आउटर बाउंड्री कितनी है हमारी, ठीक है। तो टोटल आउटर बाउंड्री से ही हमें क्या पता चल जाता है कि ये इसकी पेरीमीटर की बात कर रहा है या फिर किसकी बात कर रहा है, टोटल पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल आउटर बाउंड्री। क्या बोला मैंने, टोटल आउटर बाउंड्री कितनी है, ठीक है। तो पेरीमीटर की बात करूं, आपने ध्यान से देखा इसकी यहां से लेके आउटर बाउंड्री कितनी है, एल है। फिर इधर कितनी है, ब्रेथ है। फिर यहां से देखोगे ये भी लेंथ है ना, ये वाली आउटर बाउंड्री की बात करूं मैं तो ये भी एल है। और इधर की बात करूं तो भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हमारे पास 2l है और 2b है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l और 2b, और 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2l + b। तो इसीलिए आपको याद होगा कि हम छोटी क्लास में जिस बात को रटते थे उसका मतलब ये था कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है हमारा, 2l + b होता है। क्या होता है, 2l + b। अगर मैं बात करूं एरिया क्या होता है, अगर मैं बात करूं एरिया का मतलब ये सारा बीच वाला पोर्शन भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा, यानी कि सारा एरिया, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पूरा जो कवरिंग जो यहाँ पे हमने सेट करा है पूरा एक पार्ट का हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरिया। तो एरिया का मतलब कुछ नहीं होता, जो भी साइड्स है उनका प्रोडक्ट, यानी कि उनका मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, हमारा एरिया। यानी कि हमारे पास दो साइड्स थे, एक लेंथ और एक ब्रेथ है। अगर मैं इनको प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी बात थी पेरीमीटर को लेके और एक रेक्टेंगल को लेके, रेक्टेंगल के बारे में। लेकिन मैं अगर आपको इसकी एक और खास बात बताऊं तो रेक्टेंगल की फिगर को आप ध्यान से देखोगे, एक सबसे लॉन्गेस्ट साइड की बात करूंगा। रेक्टेंगल के ऐसे कौन सी लॉन्गेस्ट साइड हो सकती है, या फिर मान के चलो मैं अगर इसके अंदर ही मार्कर रख दूं तो अगर मैं लेंथ और ब्रेथ दोनों ही लंबाइयों से, यानी कि दोनों ही साइड से बड़ी कोई लंबाई वाली पेंसिल रखना चाहूं तो उसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पेंसिल व्हिच आर इंस्टिट्यूटेड। ठीक है, मेरा कहने का सीधा मतलब है, यानी कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक लाइन है, अगर ध्यान से देखें हम
यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि डायगोनल्स, इस रेक्टेंगल का अगर मैं डायगोनल बना दूं तो डायगोनल वो साइड होती है जो कि क्या होती है लेंथ और ब्रेथ से सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम डायगोनल। सभी को पता है ये क्या होता है इस रेक्टेंगल का डायगोनल है बोले तो क्या है डी है, डायगोनल बोले तो डी है, यानी कि डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो डायगोनल होती है किसी भी रेक्टेंगल के अंदर। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 डिग्री है, तो डायगोनल किसकी तरह काम करेगा हमारे हाइपोटेन्यूस की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा हाइपोटेन्यूस की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा बेस की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। तो यहाँ से हमें बात समझ में आई कि यानी कि अगर मैं बात करूँ डायगोनल की, किसकी बात करूँ डायगोनल की, या डायगोनल बोले तो डी की बात करूँ, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, यानी कि अगर मैं इस डायगोनल का स्क्वायर कर दूं तो ये किसके बराबर होगा लेंथ के स्क्वायर और ब्रेथ के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या आएगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से छोटी सी बात और प्यारी सी बात समझ में क्या आई, यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, है ना। तो बात समझ में आई, यानी कि डायगोनल निकालना कितना आसान है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल पोर्शन क्या होता है हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर के बारे में। किसकी बात करेंगे स्क्वायर, जितनी बातें की इससे रिलेटेड पड़ी, ये 2D फिगर है तो 2D फिगर में वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली फिगर है हमारे पास 2D के अंदर जिसको क्या बोलते हैं स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। अगर मैं इसकी साइड बनाऊं सही से, ये स्क्वायर क्या है फिगर का नाम स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ग। यानी कि स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके अंदर चारों साइडें कैसी होती है इक्वल लेंथ की होती है, कैसी होती है इक्वल लेंथ की होती है। इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है ए है, जिसकी कितनी है ए है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है मीटर में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात समझते हैं, यानी कि जो भी स्क्वायर है उसकी चारों साइडें कैसी हैं ए ए ए, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि अगर मैं साइड की बात करूं, इसके पास साइड क्या होती है इक्वल साइड होती है, जिसका नाम क्या है ए है। और ये साइडें आपस में कैसी रहती है परपेंडिकुलर रहती है, इनकी कैसी रहती है 90 डिग्री रहती है। तो आगे बात करते हैं साइड से लेके, ठीक है। तो साइडें इक्वल होती है चारों साइडें, और ये आपस में कैसे होती है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, सारी साइडें आपस में कैसे एंगल बनेगी 90 डिग्री का एंगल बनेगी। बात समझ में आई। तो अब बात करते हैं पेरीमीटर की। अभी आपको हमने पेरीमीटर के बारे में बताया, यानी कि सम ऑफ आउटर बाउंड्री। तो कितनी ए है, अगर आप ऐड करेंगे ए ए ए ए तो कितने ए हो गए आपको पता चला 4a हो गए, ठीक है। तो यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या था 4a होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया का मतलब अभी हमने समझा था जो साइड्स होती हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो कितना आएगा a का स्क्वायर आएगा। इसीलिए आपने बहुत जगह देखा होगा एरिया का फार्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं। और पेरीमीटर क्या होता है 4 इनटू साइड होता है, क्योंकि हमने साइड a मानी इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 4a लिखा है। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं मैं इसके डायगोनल की, तो अगर लॉन्गेस्ट पेंसिल निकालनी है या फिर लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है स्क्वायर में, तो वो भी क्या होगा यहाँ पे डायगोनल बोले तो क्या होगा डी होगा, क्या होगा डी होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि पाइथागोरस लगेगी तो डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा इसका बेस का स्क्वायर और इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि इस a की बात कर रहे हैं। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर होता है। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, और रूट दोनों के ऊपर जाएगा, ठीक है 2 के भी और a स्क्वायर के ऊपर। लेकिन जब 2 के बाहर रहेगा तो 2 के ऊपर एज इट इज रहेगा, और ये स्क्वायर जब a स्क्वायर के ऊपर आएगा तो a से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास d is equal to root 2a। तो यानी कि जब लॉन्गेस्ट साइड की बात करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी रूट 2a हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या पढ़ा पेरीमीटर के बारे में पढ़ा, पेरीमीटर पढ़ने के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा एरिया के बारे में पढ़ा, और एरिया के पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा है डायगोनल के बारे में बात करी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो इस चैप्टर की बुनियाद है, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं सर्कल के बारे में। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। सर्कल क्या होता है आपको पता है, किसी सेंटर से फिक्स पॉइंट से लोकस से जब उसके सर्कल यानी कि फिक्स पॉइंट से जब हम एज अ डिस्टेंस कवर अप करते हैं तो क्या होता है वो एज अ सर्कल की तरह कवर करता है। और कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सेंटर है, सेंटर मतलब मैंने मान लिया वो इस सर्कल का सेंटर है, और इस सेंटर से लेके इसके सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेडियस। अगर मैं अनदर सर्कल बनाऊं इस तरीके से
तो आपको पता है सेंटर से जो लाइन पास होती है उसी को हम यहाँ सेंटर है, सर्कल का क्या है, सेंटर है, सेंटर है, और सेंटर से पास होने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डायमीटर पढ़ते हैं। और इसी तरीके से और भी लाइनें पास हो सकती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरीके से और भी लाइन पास हो सकती है। लेकिन जब ये लाइन सेंटर से पास होगी तभी इसे क्या बोलते हैं, जैसे ये लाइन जो सेंटर से पास होगी, आप इस लाइन को देख रहे हैं, ये सेंटर से पास हो रही है, तभी इसको डायमीटर बोलेंगे। अदरवाइज बाकी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। और डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको पता है, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, कि नहीं। और बात करूं सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, रेडियस। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये सेंटीमीटर या मीटर दोनों में ही क्वेश्चन में गिवन होंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम जिस हिसाब से हर क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात समझी कि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, जो सेंटर से पास होती है उसे डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर यानी कि हम बात करें, यानी कि जो डायमीटर होता है, यानी कि डायमीटर बोले तो डी, डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो यानी कि जो डायमीटर होता है वो डबल होता है, इसका डबल होता है रेडियस का। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस दिए तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर दिए तो आप रेडियस। अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, 6, और आपको रेडियस की जरूरत है, तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे, इसे बस 2 से डिवाइड करना है आपको, और कितना आ जाएगा, हाँ बोलो, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये सभी को पता होगा, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल, सर्कल से रिलेटेड डायमीटर हो गया, और हमने क्या पढ़ा, रेडियस के बारे में। लेकिन बात करता हूं मैं पेरीमीटर, यानी कि यहाँ पे पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि सर्कुलर फिगर है, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि। फिर से वही पेरीमीटर वाला काम होना, यानी कि आउटर बाउंड्री। क्या बात कही मैंने, आउटर बाउंड्री। तो आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, आप छोटी क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं 2 पाई आर। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 पाई आर, यानी कि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कि एक्चुअली ये बना कैसे है, अगर हम समझे, अगर आप देखोगे 2r का मतलब यहाँ पे डायमीटर की बात हुई है, और ये थोड़ा कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करता है। पाई की वैल्यू आपको जनरली क्या लेनी है, 22/7 क्या लेनी है। अगर आप क्वेश्चन में ना बोले तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है, सभी को क्या लेते हैं, 22/7। अदरवाइज अगर 3.14 भी कहीं की जगह लेने के बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, सर्कमफेरेंस की बात हमने करी, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरिया की बात, किसकी बात करूं, एरिया। एरिया कुछ नहीं होता, आपको बस पाई करना है और क्या करना है, आर, यानी कि साइड कौन है, आर। आर क्या क्या करा, प्रोडक्ट, यानी कि आर की मल्टीप्लाई आर से करेंगे तो आर स्क्वायर, और कांस्टेंट के नाम का कौन आया है, पाई आया। इसीलिए एरिया का फार्मूला क्या बन जाता है, एरिया का मतलब क्या होता है, देखो ये पूरा पार्ट हो गया, बीच वाला सारा कवर अप हो गया। और बात करूं इसकी सर्कमफेरेंस का मतलब ये इसकी आउटर बाउंड्री की बात हम करें, यानी कि सर्कमफेरेंस का मतलब यहाँ पे आउटर बाउंड्री का मतलब है सर्कमफेरेंस, ठीक है। और अगर एरिया की बात करें तो बीच वाला पार्ट भी यहाँ पे सारा कवर अप हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेडियस के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसके डायमीटर के बारे में पढ़ा, और इसके किसके बारे में पढ़ा, सर्कमफेरेंस के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, एरिया। अगर मैं बात करूं किसी भी सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, तो आप सभी को पता है हमने क्या पढ़ा, सेंटर से पास होने वाली सबसे बड़ी लाइन क्या ही कहलाती है, डायमीटर। जो सबसे क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर क्या होती है भाई, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ऑफ सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट जब सबसे लंबी जीवा ही क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, व्यास कहलाती है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फिगर्स थी जिनको अभी हमने पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे 2D के हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया, स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया, और किसके बारे में पढ़ा हमने, सबसे पहले सर्कल के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे खास और इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आपको समझ में आएगा क्यों है पैटर्न, वो अभी हम थोड़ी देर वेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहने वाला हूँ आगे के लिए, कि अब यहाँ से हम 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अब हम कौन सी फिगर पढ़ेंगे, 3D फिगर पढ़ेंगे। और 3D के अंदर सबसे बेहतरीन फिगर की बात करूँ तो अगर हम 2D की बात करें तो 2D के अंदर जनरली रेक्टेंगल पोर्शन क्या आता है, लेकिन आपके में रेक्टेंगल पोर्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको तभी पढ़ा देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल नहीं बोलते, ट्रायंगल बोले तो
त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है अगर मैं बात करूं, त्रिभुज यानी कि कहने का मतलब है ऐसी फिगर, ऐसी क्लोज्ड फिगर या फिर ऐसी बंद आकृति जो कितनी साइड से मिलकर बनी हो, 3 साइड से मिलकर बनी हो, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है, अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल को, तो जनरली ट्रायंगल तो आपने 3 टाइप के पढ़े ही होंगे, जैसे आइसोसेलेस होता है, इक्विलैटरल होता है, स्केलर होता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जनरली, आपके में बाकी चीजें नहीं है, क्योंकि वो चीज आपने हेरोन फार्मूला वाले चैप्टर यानी कि आपके चैप्टर 12 में पढ़ चुके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम, ठीक है। तो आपकी बात करते हैं हम ट्रायंगल की। जनरली आपको अगर एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर 90 डिग्री वाला कंसेप्ट लगता है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ऐसा कोण, ऐसी फिगर, पहली बात तो ऐसी फिगर जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि वो ट्रायंगल जो जिसकी साइड्स कितनी, टोटल साइड्स 3 है, उसी क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि ऐसे एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। उनका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक्यूट होंगे, बस 90 से छोटे होंगे, यानी कि इन दोनों का सम भी कितना होता है, 90 होता है। कि अकेला एंगल ऐसा होता है जो कैसा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बात करते हैं इस ट्रायंगल की, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसके अंदर एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री का। कैसा है, 90 डिग्री का। आप सभी को पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो डायरेक्टली आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूं, राइट ट्रायंगल का अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसकी वैसे तो 3 साइड है, पी, बी और एच, है ना। अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की बात, अगर आपसे इसका कोई पेरीमीटर पूछ ले, तो पेरीमीटर का मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले समझ के आए, यानी कि जो भी साइड से उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि पी में बी जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे उसमें, एच को जोड़ेंगे, ठीक है। तीनों साइडें जुड़ जाएंगी। लेकिन हमसे जनरली इससे पेरीमीटर कम ही पूछता है, हम इससे क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी साइड है उसका पेरीमीटर निकालना है, तो उसको जनरली हम उसकी साइड्स को जनरली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, जनरली याद रखना, एरिया का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और जो बेस वाली साइड है उनका क्या होता है, प्रोडक्ट। तो एरिया का फार्मूला समझना है, एरिया क्या होता है, 1/2 बी। आपने एरिया का फार्मूला पढ़ा होगा ना, एरिया का 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो हमने वही परपेंडिकुलर यहां पे लिख दिया, बेस की जगह परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारी कौन सी फिगर स्टार्ट हो जाएगी, 3D फिगर की बात हम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3D फिगर की बात करूं अगर मैं, तो कौन होती है, क्यूबॉइड होती है। कौन सी होती है, क्यूबॉइड होती है। और क्यूबॉइड को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि कौन होता है, घनाभ होता है। कौन होता है क्यूबॉइड, घनाभ होता है। आप सभी ने पहले भी पढ़ रखा होगा, क्यूबॉइड बोले तो क्या होता है, घनाभ होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड बोले तो घनाभ होता है, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बोले तो घनाभ होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड का मतलब घनाभ होता है, ठीक है। तो चलिए क्यूबॉइड की फिगर को समझने से पहले मैं इसकी एक इमेज बनाता हूं आपके आगे, और आपको ये इमेज बहुत अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप इसके डायग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं। ये क्यूबॉइड की फिगर है, जैसे रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल अभी हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है। इसी तरीके से जब हम रेक्टेंगल को, यानी कि आपका रूम है, आपके घर में आपके रूम है, तो रूम के अंदर क्या होता है, जो आपका कमरा होता है जनरली, अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, तो वो किसकी तरह दिखेगा, हमारा क्यूबॉइड की तरह दिखेगा। अगर मैं बात मानूं ये बनता कैसे, अगर आप रेक्टेंगल का भी हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से करती है, लेंथ, ब्रेथ दोनों साइड अलग अलग थी। अगर आप इस तरीके से 6 फेसेस को ले लें और इन 6 फेसेस को इस तरीके से आपस में ऐड कर दें, तो जाके आपका एक रूम बन जाता है ना। तो रेक्टेंगल, हमने 6 रेक्टेंगलों को लिया है और उन्हें आपस में इस तरीके से डब्बे की तरह बना दिया, तो वो किसकी तरह दिख रहा है, हमारा क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इस साइड की बात, ये आपको साइड दिख रही होगी, इसका नाम होता है एल, बोले तो लेंथ होती है। क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। अगर मैं बात करूं इसकी, बोले तो बी, बोले तो ब्रेथ। क्या होता है, ये ब्रेथ होती है। क्या होती है, ब्रेथ होती है। समझते आगे, ये इसकी लेंथ है, ये क्या इसकी ब्रेथ। अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, कि बोले तो इसे क्या बोलते हैं, एच। क्या बोलते हैं, एच। एच का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है। ये हाइट है, ये लेंथ है, और ये क्या इसकी ब्रेथ। तो तीनों बातें समझ में आई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में क्या क्या होता है, ठीक है। और ये सारी लाइनें आपस में कैसे होती हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सबसे खास चीज बताना चाहता हूं,
कि आप जैसे ये फिगर बनी है आपको भी सेम एज इट इज बनानी है, यानी कि हमेशा याद रखना ये वाली लाइन कैसे होती है, लेंथ होती है, और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है। अगर इस फिगर को हम थोड़ा और बारीकी समझने की कोशिश करें, आप अपने रूम में देख रहे होंगे तो रूम का जो, अगर आप रूम को एनालाइज कर रहे होंगे अपने, आप जिस भी रूम में बैठे हैं तो उस वीडियो को देखते वक्त अपने रूम को एनालाइज करना, और आपका फर्श है, क्या है, ये फर्श है ना, इस पे आप बैठे होंगे या फिर खड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रूम है, और रूम का जो फर्श है, फर्श वाली लाइन जो फर्श दिख रहा है आपको, उसके अंदर कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है, हाँ बोलो, जरूर कमेंट करके बता देंगे कि लेंथ और क्या है, ये ब्रेथ है, क्या है भाई, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, यानी कि जो इसका बेसिक फर्श है, आपके कमरे का फर्श है वो यही है, और इसमें कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है, लेंथ हो रही है, और इधर से कौन हो रही है, ब्रेथ हो रही है, ठीक है। अगर सेम एज इट इज में इसकी छत की बात करूं, अब छत ये आपके जिस रूम में बैठे उसकी छत ये है, तो छत की बात करूं मैं अगर, तो छत को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेंथ ये और ये क्या है, उसकी ब्रेथ है, तो छत वाले पोर्शन में भी सेम एज इट इज वाला पोर्शन बन रहा है, तो वो भी क्या है, उसकी लेंथ और ब्रेथ है, समझ में आया। तो भाई आगे बढ़ते हैं, और ये लेंथ और ब्रेथ वाला पोर्शन है सेम एज इट इज यहां पर भी, ठीक है। आगे समझते हैं, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आई। सबसे पहले हम एक वर्ड है जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। कभी भी आपको ये वर्ड समझ में आए कि टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब होता है कुल, टोटल का मतलब क्या होता है, कुल, टोटल का मतलब क्या होता है, कुल। हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, यानी कि आप किसी भी रूम को देखोगे, पहले मैं आपको बता देता हूं दो बातें। अगर आप अपने रूम को देखोगे तो यहाँ पे कितनी साइड आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे टोटल साइड की बात करें, देखो आप इस साइड को देखोगे और इस साइड को देखोगे, ये क्या है आपकी लेंथ है, एक लेंथ ये रही, एक लेंथ ये रही, सेम पीछे भी होंगी, तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक है, एक ये रही, एक ये रही, तो सेम एज इट इज पीछे वाली वॉल होगी, ये भी लेंथ है हमारी और ये वाली लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी, 4 लेंथ होगी, ठीक है। ब्रेथ ये रही, ब्रेथ ऊपर भी है, और ब्रेथ इधर भी, यानी कि 4 कितनी होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है। और हाइट की बात करूं तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 4 हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेथ, और ब्रेथ के लिए कई बार हम वर्ड एक और यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विड्थ, और हाइट, और हाइट के लिए जनरली एक वर्ड और यूज किया जाता है, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा होना, गहराई मतलब उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ठीक है, ये इसकी साइड्स हैं टोटल, ठीक है। अगर आप इसकी साइड्स गिनोगे तो कितनी मिलेगी, 1 2 3 4 नीचे होगी, 4 ऊपर होगी, और कितना बचा, 5 6 7, 4 नीचे है, 4 ऊपर होगी, 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो आप इसे भी ऐड करोगे तो कितनी लेंथ होगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होगी, ठीक है। अब आगे समझते हैं यहाँ से, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने से पहले एक और बात को समझते हैं, फेस क्या होता है। फेस का मतलब होता है फलक, क्या होता है, फलक, ठीक है। फलक मतलब आपको इसके फेस कितने देख रहे हैं, आप अपने रूम को देखोगे, एक छत हो गई और एक आपका फर्श हो गया, और बाकी चारों दिख रहे हैं, तो यानी कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, ये इसके वर्टेक्स है, कोने, कितने कोने हैं इसके, वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स हैं भाई इसके, वर्टेक्स मतलब कोने, ठीक है। 1 2 3 4, और 4 नीचे भी होंगे तो कितने होंगे वर्टेक्स, 8 होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये जो पूरी फिगर है उसके अंदर कवर अप होगी, यानी आपके चारों कमरे की दीवारें और आपका छत और फर्श इंक्लूड होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, फॉर्मूला 2 कॉमन 2। अभी हमने क्या देखा, जब आप फर्श को लेते हो, आप पहले हम फर्श को एनालाइज करते हैं, देखो फर्श में क्या है, एल है और बी है, ठीक है। जब फर्श का एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा, एल बी, है ना। मैंने अभी आपको बताया हम एरिया की बात कर रहे हैं, और एरिया का मतलब क्या होता है, साइड का प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम फर्श की बात करें, एल की मल्टीप्लाई किससे होगी, बी से होगी, इससे होगी मल्टीप्लाई, एल की मल्टीप्लाई किससे होगी, बी से। और सेम काम ऊपर छत में भी, तो कितने एल बी हो गए, दो, एक एल बी ऊपर, एक एल बी नीचे, तो 2 एल बी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इस वाली साइड की बात करूं, ठीक है, इस वाले आपके इस कमरे में, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, बी एच इधर भी होगी और बी एच इधर भी होगी, तो कितने बी एच हो गए, 2 बी एच हो गए। और अगर मैं बात करूं ये वाली साइड, अगर आप इस कमरे की इस दीवार की बात करो, इधर एच आ रहा है, आप ध्यान से देख लो, इधर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। इस वाले फेस की बात करें तो एच और एल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, एच और एल, एक आगे की तरफ होगी ये वॉल, और पीछे की तरफ भी सेम वॉल होगी, तो यहाँ से क्या बना, 2LB और 2BH और 2HL। तो अगर आप यहाँ पे देखें, 2 सभी से कॉमन आ रहा है, 2LB 2BH और 2HL आ रहा है, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला
क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर 6 के 6 फेसेस इंक्लूड होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना 2LB BH और HL, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक वर्ड आता है लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्टकट में लिखते हैं SAN, टोटल सरफेस एरिया, या फिर कई बार आपको ये बोल दे कर्व सरफेस एरिया, तो भी बात एक ही होती है। लेटरल का मतलब या फिर कर्व का मतलब क्या होता है, सिर्फ चारों तरफ, क्या होता है, सिर्फ चारों तरफ। आपको छत और फर्श इंक्लूड नहीं करनी है, और छत और फर्श पे देखो आपके पास क्या है, एलबी है ना, यानी कि आपको नीचे वाली एलबी और ऊपर वाली एलबी को भूल जाना है। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ अभी आपने देखा BH रहेगा और क्या रहेगा, HL रहेगा, यानी कि 2BH रहेगा, क्या रहेगा, 2HL। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब दोबारा सुन लो, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आपकी चारों दीवारें, सिर्फ चारों दीवारें इंक्लूड रहेगी, छत और फर्श इंक्लूड नहीं रहेगा। 2BH और 2HL ऐड करेंगे, ठीक है। तो बचा क्या, देखो 2B कॉमन है और H भी कॉमन है दोनों पे, 2H को कॉमन होंगे और यहाँ पे क्या होगा B प्लस L, या फिर आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं L प्लस B। तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 2H L प्लस B, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 2LB और BH और प्लस में HL, ठीक है। अब तीसरी बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, अगर मान के चलो आपको अपने घर में सफेदी करानी है, यानी कि क्या करानी है, व्हाइट वॉश करानी है, ठीक है। हिंदी में से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, इसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और बाकी चीजें सेम रहती है, आपको पता है, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से दो फॉर्मूले हमने पढ़े। आगे बात करते हैं तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे हमें समझने वाली है, वो है हमारा व्हाइट वॉश की बात कर रहे थे हम। अगर आपको अपने घर में व्हाइट वॉश कराना है तो आप फर्श पे तो कराते नहीं, कहाँ पे कराते हैं, चारों दीवारों पे और छत पे कराते हैं। पहला एग्जांपल यह है जिसके अंदर सिर्फ 5 ही फेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं एक और अनदर फिगर की बात करूँ, मान के चलो आपको किसी मिठाई का डिब्बा बनाना है जिसमें आपको सारी स्वीट्स रखनी है, तो आपको क्या करना है, आप नीचे वाला पोर्शन लगाओगे लेकिन, और चारों दीवारें लगाओ, लेकिन आप ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आप चारों तरफ से बंद कर दो, 6 के 6 फेस को बंद कर दोगे, तो ऊपर से क्या होगा, मिठाइयाँ नहीं रख पाओगे ना, तो उसके लिए अलग से ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो इस बात को समझते हैं कि फिलहाल अगर हमें मिठाई का डब्बा बनाना है तो चारों तरफ से पैक होना चाहिए और नीचे से भी बेस बंद होना चाहिए। अगर बात करूँ बेस बंद होना चाहिए या फिर व्हाइट वॉश कराना, अगर मैं फिलहाल व्हाइट वॉश की बात करूँ, तो व्हाइट वॉश की बात करूँ, अगर आपको अपने घर में व्हाइट वॉश कराना है तो कितने एरिया में व्हाइट वॉश होगा, इस बात को समझते हैं। आप होना चाहिए कि आपके पास फर्श नहीं है ना, क्योंकि फर्श पे सफेदी नहीं करते हम, व्हाइट वॉश नहीं करते, तो L और B के एक पोर्शन को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही LB बचेगा। कितने LB बचेंगे, एक ही LB, क्योंकि हमने फर्श को हटा दिया है, तो हमारे पास सिर्फ एक छत बचेगी जिसको क्या बोलते हैं हम, LB बोलते हैं, और बाकी चीजें चारों दीवारें एज इट इज रहेगी। और चारों दीवारों के लिए हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला 2HL प्लस B। तो जब भी आपको व्हाइट वॉश कराना है तो आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ छत इंक्लूड है जिसमें LB है, बाकी लेटरल सरफेस एरिया चारों दीवारों का यही है, ठीक है। और तीसरी बात करूँ मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मान के चलो हिंदी में बोलते हैं इसे आयतन, क्या बोलते हैं, आयतन, क्या बोलते हैं, आयतन, ये सफेदी कराने वाला है, ठीक है। अब आयतन की बात करो, मान के चलो एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मैं क्या कर दे रहा हूँ, पानी भर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ भाई, मैं पानी भर दे रहा हूँ, और पानी भरना है तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा कि कितना पानी आ रहा है या कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, साइड्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितनी साइड्स थी, एक लेंथ थी, एक ब्रेड्थ थी और एक क्या थी, हाइट थी। हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमें LBH, क्या बनेगा LBH, क्या बनेगा LBH बनेगा। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा है, तीसरा हमने व्हाइट वॉश वाला एरिया पढ़ा था, और चौथा हमने क्या पढ़ा था, हाँ जी वॉल्यूम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की, तो यहां से हम एक, जैसा हमने सभी में लॉन्गेस्ट साइड की बात करी थी, इस तरीके से हम वर्ड में भी लॉन्गेस्ट साइड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और लॉन्गेस्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, आप इमेजिनेशन कीजिए, मान के चलिए लॉन्गेस्ट साइड, मान के चलिए मैं इस वर्टेक्स इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को मिला दूं, ठीक है, या फिर हमने तीनों साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट करी, तो मैं यहाँ से लेके इसे मिला देता हूँ, तो ये फिगर है। अगर मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मैं ऊपर वाले फिगर को थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। तो रफ करने के बाद आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से बारीकी से। तो चलिए मैं इस फिगर को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो भाई ये हो गया ऐसे, ठीक है भाई।
इस फिगर को हम ध्यान से समझते हैं, यहाँ देखो, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखो ध्यान से। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई थी मात्र, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, में लॉन्गेस्ट साइड पढ़ रहे हैं। ये हाइट है, ये क्या इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। अगर मैं इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को मिला दूं इस तरीके से, तो ये इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, या फिर लॉन्गेस्ट साइड होगी, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि अगर हम किसी कूबर्ड में सबसे बड़ी पेंसिल लेंथ वाली पेंसिल रखना चाहते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो आपको सीधी बात एक डायरेक्शन पढ़ते आ रहे चाहिए कि पढ़ते आ रहे हैं कि जो डायगोनल होता है सबसे लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे हम डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनरली एक शॉर्टकट है, यानी कि आप कभी भी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, अंडर रूट में क्या आएगा, एल डायगोनल बोले तो डी, और डी इज इक्वल टू कैसे आएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। लेकिन हम ये बात समझते हैं कि ये कहाँ से आया है और कैसे आया है, ठीक है। इस बात को समझने से पहले हम डायगोनल को समझेंगे, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को समझते हैं आता कैसे। अब अभी इस बात को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जब नीचे वाली फिगर को देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, और पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा, जरा देखिएगा। अगर आप डायगोनल ये हो गया हमारा, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये इसका डायगोनल है। अब मुझे इसके लिए बेस चाहिए, तो बेस भी खींचना पड़ेगा, बेस खींच दिया, और हाइट के तौर पे हमारे पास ये साइड अवेलेबल है, यानी कि आपको दिख रहा होगा इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी फिगर की बात कर रहा हूँ, इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको ये फिगर यहाँ तक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से अब, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है भाई, ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक लेंथ है हमारे पास और एक क्या है, ब्रेथ है। अगर मेरे को ये अभी मेरे पास ये वाली साइड की भी लेंथ नहीं है, तो ये कैसे आएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी हमने रेक्टेंगल वाले पार्ट में पढ़ा था, अगर किसी रेक्टेंगल में अगर मैं उसकी डायगोनल खींच दूं तो ये डायगोनल की कैसे आती है, इस लेंथ और ब्रेथ का यूज करके आएगी, क्योंकि ये आपस में यहाँ पे भी कैसा बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। लेंथ की बात करूं ब्रेथ की, तो ये वाली जो डायगोनल कैसे आएगी, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, यानी कि इस क्यूबॉइड में जो ये वाली साइड है जो मैंने इस तरीके से बनाई है, ये कैसे आएगी, इन दोनों का यूज करके, और ये कैसे बनेगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और बात करूं ये की, तो ये वाली साइड है, ये हाइट है, क्या है, इसकी हाइट है, और ये क्या है जिसे हमें निकालना है, ये कौन है हमारे पास, डायगोनल है भाई, कौन है ये, डायगोनल, और ये कौन है इसकी हाइट, तो नीचे वाली साइड भी आ चुकी है, ये वाली भी आ चुकी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बनाऊं जूम करके, तो आप देखोगे कि ये वाली साइड हमारे पास एच अवेलेबल है, और ये नीचे वाली साइड जिसकी मैं बात कर रहा था इतनी देर से, ये क्या बनेगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगी, ठीक है। तो ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि ये वाली साइड कौन है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये वाली साइड कौन है, एच है। तो बात कर रहा था मैं इस डायगोनल की बात कर रहा था, बहुत देर से हम इस बात कर रहे हैं कि डायगोनल की लॉन्गेस्ट साइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लॉन्गेस्ट साइड की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे ये डायगोनल की। और ये क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला पाइथागोरस का थ्योरम करके यूज करके कि नीचे वाली साइड भी डायगोनल ही थी, लेकिन हर जगह डी का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि अभी हमने रेक्टेंगल वाले पोर्शन में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो के पीछे जाके दोबारा से पढ़ो, और फिर आपको पता चलेगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ये वाली साइड, और ये क्या है हमारे पास हाइट है, पहले से ये अवेलेबल है क्यूबॉइड के अंदर, ये क्या है हमारा डायगोनल। तो यानी कि हमें यहाँ से समझना है कि अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, आप देखोगे तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आपको पता है ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो डायगोनल का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर, और ये कट चुका है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको थोड़ा एच में लिखेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से बना हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर लिखूं तो यानी कि क्या बनेगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बनेगा। तो आपको यहाँ से सबसे बड़ी समझना है कि यानी कि किसी भी क्यूबॉइड के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है, कैसी है, लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि सबसे लंबी विमाएं कौन सी है, सबसे लंबी भुजा है, भुजा है, ठीक है, ठीक है, या फिर विमान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे समझ में आया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं हम क्यूबॉइड के अंदर आपको हमने चीजें पढ़ी, सबसे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, फिर हमने लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा, तीसरी बात काम बोलो हमने क्या पढ़ा, व्हाइट वॉश वाला, ठीक है। व्हाइट वॉश के बाद हमने सबसे लॉन्गेस्ट साइड के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी कंसेप्ट था, आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। हमने
फिगर 3D फिगर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात पड़ी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्यूब की बात करें, किसकी बात करें, क्यूब। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में बने रहें, ठीक है, क्योंकि वीडियो में तो आप बने नहीं रहोगे तो आपको क्या होगा, यही रहेगा कि यार क्या चल रहा है क्या चल रहा है, जब तक क्वेश्चन नहीं हो रही। क्वेश्चन होने का यही कारण है कि नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कैलकुलेशन की तो बाद में बात करते हैं, पहले हम थोड़ा बेसिक पोर्शन क्लियर, क्योंकि बेसिक पोर्शन क्लियर रहेगा तो हमें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी क्यूब की बात, क्यूब बोले तो घन, घन आपको पता है क्या होता है, क्यूब होता है ना। यानी कि बहुत 6 स्क्वायर लेता हूं और 6 स्क्वायर को इस तरीके से जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, एक बॉक्स की तरह अरेंज हो जाएगा। इस बॉक्स वाले यानी कि क्यूब को ही क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। इस तरीके से मैंने स्क्वायर लिए, 2 स्क्वायर आगे लगाया, 1 स्क्वायर पीछे लगाया, दोनों स्क्वायर को 1 स्क्वायर मैंने इधर से लगा दिया, ठीक है, और 1 स्क्वायर मैंने इधर से लगा दिया, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर से मिलकर बना है और इसी को क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्यूब बोलते हैं। स्क्वायर मिल गया आपको, स्क्वायर का यूज करके हमने क्या बनाया यहाँ पे, क्यूब, यानी कि 6 स्क्वायर लिए हमने आपस में अरेंज करा और इस तरीके से क्यूब वाली फिगर बन गई। अगर बात करें तो साइड ये इसकी साइड है और इसमें लंबाई भी, चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तीनों जगह पे ए लिखा है। बात करता हूँ मैं सबसे पहले इसकी साइड्स के बाद। साइड्स पता चल गई आपको, साइड यानी कि ए है, यहाँ पे साइड क्या है, यहाँ पे ए है, यानी कि चारों तीनों साइड बराबर है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टीएसए की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया बोलते कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करूँ। अभी हमने पढ़ा था किसी भी स्क्वायर में एक का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 फेस आ गए तो एरिया कितना होने का आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पे 6 स्क्वायर है तो इसलिए एरिया क्या बनेगा, 6a स्क्वायर। क्या बनेगा, 6a स्क्वायर बनेगा। अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, अभी हमने पढ़ा लेटरल का मतलब क्या होता है, सिर्फ चारों दीवारों की बात कर रहे हैं, तो चारों दीवारें आ गई तो क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 5 दीवारें यूज हो रही है तो आप क्या बोलोगे, 5 स्क्वायर। अगर 3 दीवारें यूज हो रही, कहीं पे 3 की बात करें तो 3 स्क्वायर। जनरली हमें दो ही बात पढ़नी होती है, टोटल सरफेस एरिया और यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ना होता है। तो बात करते हैं 6 स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर की बात। अगर तीसरी बात जो हम पढ़ते हैं वॉल्यूम, क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा, यानी कि साइड के हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, ए की मल्टीप्लाई फिर, यानी कि ए तीनों ए मल्टीप्लाई में, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, ए की क्यूब हो गया। बात समझ में आई आपको, यहाँ से बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम वाला सिलसिला भी खत्म होता है, लेकिन फिर से एक नई बात पढ़नी है, क्या, डायगोनल की बात करनी है। डायगोनल आपको पता है फिर से सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, ठीक है। डायगोनल क्या होती है, सबसे ज्यादा बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो डायगोनल निकालने के लिए यानी कि हमें डी निकालने के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस वाली साइड की बात करो, ठीक है, और इस वर्टेक्स को मैं मिला दूं तो फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डायगोनल क्या हो जाएगा। अभी मैंने बात करी आपसे कि इस ए का यूज करके हमने, अगर इसमें डायगोनल की बात करूं मैं, इस फिगर के अंदर अगर मैं डायगोनल निकालूं ए का यूज करके, तो आपने क्या देखा था, हमने क्या करा, ए का स्क्वायर करा था और ए का स्क्वायर करा था, है ना। ये बाहर आने के बाद क्या बना था, अंडर रूट में 2a स्क्वायर, यानी कि यहाँ से क्या बना था, रूट 2a। यानी कि आपको ये बात समझ आई कि जो ये वाली फिगर है इसको हमने क्या नाम किया है, रूट 2a। क्यों बना है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर है, आप इस बेस को देखोगे तो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर इसका डायगोनल रूट 2 है। अब ये वाली साइड आपको फिर से पता है इसकी हाइट है बोले तो अगर मैं यहाँ पे डायगोनल निकालूं, तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, मैं जूम वाली फिगर को यहाँ से लेके आता हूँ, तो यानी कि क्या बना, रूट 2a बना और ये क्या बना, a बना। तो फिर से यहाँ पे डायगोनल निकालने का कंसेप्ट फिर से वही बात होगा, सब होगा। और आपको पता है डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और प्लस में रूट 2a के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो d उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, ये स्क्वायर एज इट इज, रूट का इसका ये कट जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो 2 बचेगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो इसका, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलो, हाँ, 2a स्क्वायर, और इधर कितना है, a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। फिर से वही कहानी, ठीक है, फिर से वही कहानी, क्या बनेगी हमारे पास, 3 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर, अरे स्क्वायर उधर चले गया, स्क्वायर उधर ले जाना, रूट बन गया, तो ये क्या बना, रूट 3, और ये क्या बना, तो डायगोनल का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3a, क्या हो जाएगा, रूट 3a हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से फिर से 3 चीजें पढ़ी। पहला साइड के बारे में पढ़ा कि तीनों साइडें कैसे होती हैं, बराबर होती है, चाहे वो लेंथ की बात करो, चाहे ब्रेथ की बात करो, चाहे हाइट की बात करो, ठीक है। बस याद रखना, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है।
बात करता हूँ इसके टीएसए की बात करता हूँ, 6 फेस इंक्लूड होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होना है 6 स्क्वायर बना है। अगर बात करूँ मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात, तो क्या बना है 4 स्क्वायर। वॉल्यूम की बात a की क्यूब और डायमीटर की बात करें तो √3a बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, नेक्स्ट फिगर जिसको बोलते हैं हम सिलेंडर। क्या बोलते हैं भाई? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। हिंदी में सिलेंडर, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं, बेलनाकार आकृति। क्या बोलते हैं भाई? बेलनाकार आकृति बोले तो बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। सिलेंडर आपने देखा होगा अपने घरों में बेलन को, तो उसकी फिगर को किस तरीके से बनी होती है, कैसे बनी होती है? इस तरीके से। अगर मैं बात करूं कि बेलन यानी सिलेंडर की फिगर बनती कैसे है, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी बात समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अगर मैं इस सर्कल के ऊपर और ऐसे सर्कल रखते चलूं तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी नहीं बनेगी? समझेंगे प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। मान के चलो एक सर्कल है और उसे मैं ऐसे एक सर्कल रखा, फिर अनदर सर्कल रखा, फिर तीसरा सर्कल रखा, ठीक है, फिर चौथा सर्कल रखा। ऐसे क्या होगा? एक हाइट के बाद देखो एक एच ऐसे ऊपर चलते चलेगा तो एक एच हाइट के बाद क्या होगा? इस तरीके से आपको एक सिलेंडर वाली फिगर मिल जाएगी, ठीक है। मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खास कि जब यहाँ पे मैं दो चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है या फिर आप रेक्टेंगल, आपके पास एक पेपर है, ठीक है, आपने कॉपी का कोई पेज फाड़ा और आप इसे इस तरीके से घुमाते हैं तो आप देखोगे कि ये ऐसे ही बेंड हो जाता है ना, बेंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? अगर मैं कोई पेपर लूँ इस तरीके से और पेपर को क्या करता हूँ इस तरीके से, ये सिंगल पेपर है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोले तो ये लेंथ होती है, आपको पता है ये लेंथ होती है ना। तो अगर मैं इस तरीके से इस पेपर को मोड़ूं, ठीक है, तो आप देखो फिर से क्या बन गया हमारे पास? सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम सिलेंडर का यूज करेंगे एज अ रेक्टेंगल बना के, हम उसे सिलेंडर का भी से आप देख रहे हो ना, सिलेंडर बन गया है। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से भी हमारा बन सकता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो ये एक छोटी सी बात कि हम रेक्टेंगल का यूज करके सिलेंडर बना सकते हैं और सर्कल का यूज करके भी हम सिलेंडर बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि क्या है हमारी, ये होता है ये सर्कल के नीचे, तो सर्कल के नीचे क्या आएगा? यहाँ पे रेडियस आएगा और आपको पता है अगर इस पूरी लाइन की बात करें तो क्या आ जाएगा? डायमीटर। एच का मतलब यहाँ पे हाइट होता है। क्या होता है यहाँ पे? हाइट। आप सभी को पता है मतलब रेडियस होता है, डी का मतलब क्या होता है? डायमीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। दूसरी बात फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कर्व सरफेस एरिया। क्या बात करता हूँ? कर्व सरफेस एरिया बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ। तो देखो आप ये फिगर को एनालाइज करेंगे तो वक्र का मतलब क्या है, मैं इसका मतलब आपको पहले क्लियर करता हूँ। इस वक्र का मतलब क्या? देखो कर्व सरफेस एरिया का बात करूँ या फिर कर्व वक्र सीएसए का बात करें तो क्या बनेगा? आप इस फिगर को देखोगे, कर्व सरफेस एरिया का मतलब फिर ये दिख रहा है आपको। कर्व का मतलब ये सिर्फ बाहर बाहर वाली फिगर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बाहर बाहर जो दिख रहा है इसी का मतलब क्या है? कर्व। अगर मैं बात करूँ कर्व वाली जो फिगर आपको दिख रही है कैसे बनी होगी? आपने एक सर्कल लिया होगा, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रखा होगा, बाहर ही बाहर आप रखते चलिए, बाहरी बात को आपने बाहर रखा है ना, बीच में कुछ नहीं है, बाहर ही बाहर रखा है, बाहर ही बाहर रखा है। तो कहने का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज को बाहर बाहर रखते हुए चलेंगे, और अभी मैंने बताया आपको सिर्फ बाहर बाहर का फॉर्मूला क्या होता है? बाहर बाहर का सर्कल में फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस, जिसको अभी हमने क्या बोला था? 2 पाई r बोला था। क्या बोला था हमने? 2 पाई r। तो 2 पाई r सरकम है, 2 पाई r समझ में आया? अगर इस 2 पाई r को हम h हाइट तक रखते हुए चले जाएं तो ये कैसी फिगर बन जाएगी? सिलेंडर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिलेंडर। इसीलिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या तैयार होता है हमारे पास? 2 पाई r h होता है। क्या होता है फिगर क्या से? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h होता है, ठीक है। बात समझ में? तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आज से आपको याद है, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं एरिया। एरिया का मतलब होता है, ठीक है, एरिया का मतलब इस एरिया में की बात करूं तो एरिया बनेगा कैसे? अगर बीच में भर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। पानी अगर मैं भर दूं तो वो एरिया थोड़ी ना होगी, वो क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो ये फिगर है, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर मैं इस सर्कल को बंद कर दूं, बोले तो इस सर्कल को ढक दूं, जो सर्कल यहाँ पे ओपन है, इस सर्कल को अगर मैं ऐसे ढक दूं, पहले तो बाहर का टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों तरफ से बंद फिगर, ठीक है। तो चारों तरफ से पहले बंद करेंगे इधर, लेकिन यहाँ पे हमें जब तक अगर चारों तरफ से सिर्फ बंद है तो उसे कर्व बोलेंगे, लेकिन आप मुझे यहाँ पे भी सर्कल, आप इस देख रहे हो कि इस फिगर में हमें इसे बंद करना है। अगर बंद करना है तो यहाँ पे क्या लगेगा? सर्कल लगेगा। और एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? बीच में जब भरते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे पाई r स्क्वायर होता है। एक सर्कल मैंने इधर से लगाना है, एक सर्कल मैं इधर से लगाऊंगा, तो क्या बनेगा? कितने सर्कल यूज करें मैंने एरिया के तौर पे? पाई r स्क्वायर। बाहर बाहर करेंगे आप 2 पाई r है,
इधर से भी सर्कल लगाया और इधर से भी सर्कल लगाया, तो क्या बना 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं देखो यहाँ पे कॉमन लूंगा, आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने ढका पे ढकने के बाद ही ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा। आप देखो कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, 2 पाई आर यहाँ पे भी 2 पाई आर यहाँ पे भी है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ h और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बना एरिया का। एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, कैसा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, टीएसए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दोनों चीजें ऐड हो रही है, यानी कि कई जगह आपको ये ऐसे भी मिल सकती है 2 पाई आर प्लस एच, दोनों का मतलब एक ही है 2 पाई आर एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच, ठीक है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखो मैं इसके अंदर पानी भर दे रहा हूं, तो पानी कैसे भरेगा, जब पानी भरेगा तो उस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, है ना, पानी भरेगा तो इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। और आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये पानी किसी h हाइट तक ऐसे पूरी h हाइट तक कवर अप हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर h। तो याद रखना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी डायगोनल आप निकाल सकते हो, डायगोनल कैसे निकालोगे, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये डायगोनल है, ये क्या डायमीटर हो जाएगा ये h है, और यहाँ पे अगर आपको डायगोनल निकालना है तो आप यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो और आपको जरूरत है तो निकाल देना, ठीक है। तो तीन चीजें पढ़ी, पहले सबसे कर्व सरफेस एरिया पढ़ा जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा 2 पाई आर प्लस एच, और वॉल्यूम क्या पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो चलिए आगे फिगर की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो कि क्या है हमारी कोन है। कोन से ही बहुत सारे हमारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोन जो है सिलेंडर से ही इंटरकनेक्टेड है, कैसे समझाता हूं आपको। हमने ये सिलेंडर देखा था, अगर मैं सिलेंडर के 3 टुकड़े करूं, कैसे ये सेंटर है मान के चलो, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं तो ये रहा, तो ये पहली फिगर हो गई, ये दूसरी फिगर हो गई, ये कैसे हो गई, तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं किसी सिलेंडर को किसी 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो मुझे ये, अब इस फिगर को देखो, पहले सेकंड वाले फिगर को देखोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप देख रहे हो कि आपको इस कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि सिलेंडर से ही कोन बना है, यानी कि जब मैं किसी सिलेंडर को इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं तब जाकर मुझे क्या मिलता है, कोन मिलता है, ठीक है। और कोन से ही हमें क्या मिलता है, आपको पता है फर्स्ट स्टेप मिलता है, वो कैसे मिलता है बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये समझ में आया कि किसी भी सिलेंडर से ही हमें क्या मिलता है, कोन मिलता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ से कोन है। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, शंकु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शंकु बोले तो कोन बोलते हैं। और कोन के अंदर भी ये क्या होता है, हमारे पास रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस होती है, ये इसकी क्या है, हाइट है। देखिए ये तिरछी रेडी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, हाँ बोलिए ना, हाँ बहुत से लोगों को नाम पता भी होगा, जिसे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल। एल का मतलब यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट है, क्या है, एल का मतलब स्लैंट हाइट है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसे, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, समझ में आया। हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये h है, ये r है, और ये क्या है हमारे पास l है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात हम यहाँ पे करेंगे कर्व सरफेस एरिया, बोले तो हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है सिर्फ बाहर की, जैसे कोन है, आपने आइसक्रीम देखी होगी, तो अगर आप इस आइसक्रीम को देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस फिगर को देखेंगे जिसमें अगर मैं आइसक्रीम बनाऊं, ठीक है, अगर इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये कोन टाइप बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा ही लिखा है, बाकी कंडीशन में नहीं कोशिश करना। ये कोन है, फुल कोन का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ बाहर। जब बाहर की बात करें तो पाई ने हमारी हेल्प करी आर के थ्रू, पाई ने हेल्प करी आर के थ्रू, और किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, एल के। तो फॉर्मूला क्या बना, पाई आर एल, क्या बना हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। लेकिन बात करता हूं मैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि नीचे भी ढक्कन लगाना पड़ेगा, नीचे ढक्कन लगा नहीं है, नीचे ढक्कन लगाना। और नीचे वाले अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूला लगता है, ऐड होके पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल लग रहा है नीचे, तो पाई आर चारों तरफ का हो गया, नीचे सर्कल लगेगा तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। आप देखो दोनों के पास ही पाई आर कॉमन, तो पाई आर बनेगा, और यहाँ से कॉमन आएगा एल प्लस आर, यहाँ से एल बचा, यहाँ से क्या बचा आर, क्योंकि आर स्क्वायर से आर बाहर आ चुका है, अंदर से एक आर बचेगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पाई आर एल प्लस आर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम सिलेंडर को
तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिलेंडर का एक तिहाई कर दिया या फिर 1/3 कर दे तो हमें क्या मिलेगा, कौन मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम ये था पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसे 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मुझे किसका वॉल्यूम मिल जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाता है। ठीक है, अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस फिगर को देखोगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूं और जूम करने के बाद क्या मिलेगा, एच और यहाँ आर मिलेगा, क्या मिलेगा, एल मिलेगा। ठीक है, इस सेंटर वाली फिगर को अगर आप इसे देख रहे हो इस तरीके से और मैं इसे थोड़ा इस तरीके से बनाऊं तो ये एच मिलेगा और ये आर मिलेगा और क्या मिलेगा, एल मिलेगा। क्या मिलेगा, एच आर और एल, ये तीनों इसकी साइड हो गई। और यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री पे बनेगा, तो यहाँ से कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, हाँ बोलो, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है ये हाइपोटेनियस है, ये इसका परपेंडिकुलर बेस है, तो अगर l निकालिए तो l स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, h स्क्वायर r स्क्वायर। अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन में h और r दे रखे हैं तो आप l निकाल सकते हो, और अगर l और h दे रखा है तो आप r निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट। तो l का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट पेंसिल की बात करूं तो मैक्सिमम इसकी स्लैंट हाइट के बराबर होगी जो हम अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने कर्व सरफेस एरिया की बात की, फिर टोटल सरफेस एरिया की बात की, और फिर इसकी बात करी हमने वॉल्यूम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्लैंट हाइट का जो था कंसेप्ट उसे भी हमने समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक को खत्म करा है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे स्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्फीयर। स्फीयर होता क्या, आपने घर में गेंद देखी होगी, बॉल देखी होगी, तो बॉल कैसी होती है, चारों तरफ से एकदम गोल होती है। सर्कल और गेंद अलग अलग, सर्कल का मतलब सिर्फ ऐसे बस गोल आकृति है, लेकिन यहाँ पे गोला कुछ इस तरीके से, आपको फिगर दिख रही होगी है ना, इस तरीके से चार इस तरीके से सर्कल अगर मैं घुमाऊं तो इस तरीके से करने पे मुझे क्या मिलेगा, गोल मिलेगा, गोल गेंद मिलेगी या फिर बॉल मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोला। गोले का मतलब आपको पता चल गया, बॉल की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉल मतलब गोल गेंद, और स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है, स्फीयर यानी कि गोला है। तो इसके अंदर जनरली हम क्या पढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करूं, आपको दिखा कितने सर्कल का यूज करा है मैंने, 4 सर्कल का यूज करा है। अच्छा, एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला अभी आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल यूज करें तो यहाँ पे क्या यूज होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई, क्योंकि मैंने कितने सर्कल का यूज करके बनाया, 4, तो इससे आपको याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और 4 यूज होने इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब उस बॉल का हमें क्या निकालना, वॉल्यूम पे उसमें कितना पानी आ सकता है, एंटर कर सकता है। कुछ नहीं करना, इसे 3 से डिवाइड कर दो और इसकी r की पावर को भी क्या कर दो, 3 कर दो। चल 3 से डिवाइड कर दो, पावर r की क्या कर दो, 3 कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना वॉल्यूम का, 4/3 पाई r क्यूब बना। क्या बना, 4/3 पाई r क्यूब बना। तो सबसे पहले हमने स्फीयर में क्या पढ़ा, स्फीयर बनता कैसे है। दूसरी बात में यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, क्योंकि क्या होता है ना, बोलो 4 पाई r स्क्वायर। और फिर हमने क्या बात करी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई बाय पाई r क्यूब। समझ में आया। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे, अगर मैं इसको क्या करता हूँ ना, स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अगर मान के चलो स्फीयर को मैं बीच में से काट देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से फिगर बनी है ना। आपके घर में कटोरी होती है और कटोरी कुछ इस तरीके से दिखती है ना, तो कटोरी यानी कि आधा गोला है। कटोरी क्या है आपके घर में, आधा गोला है, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हेमी। हेमी का मतलब या सेमी का मतलब क्या होता है, हमें इसे याद रखना, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ। हाफ का मतलब आप सभी को पता है, आधा। तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अर्धगोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, गोला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसे, अर्धगोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, तो हेमिस्फीयर की बात करूं या फिर अर्धगोले की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे हम समझते हैं पहले कर्व सरफेस। याद रखना स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वही उसका कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पे आप किसी बॉल को देखोगे तो बाहर बाहर क्या हो गया, वही उसका कर्व हो गया, वही उसका क्या हो गया, टोटल हो गया, क्योंकि हमने पूरी तरफ से उसे तो ढक दिया है ना। तो कहां बचेगा हमारे पास ऐसा कुछ। तो हाफ का बात करें या फिर अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले में क्या होता है, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व सरफेस।
कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, मैं कटोरी की बात कर रहा हूं, कटोरी की बात कर रहा हूं, कटोरी की बात, और कटोरी में क्या होता है भार भार, कटोरी का भार भार है, देखा आपने, कटोरी में भार भार देखोगे यानी कि कर्व सरफेस एरिया देखोगे, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, हेमिस्फीयर में कटोरी की बात कर रहा हूं, कटोरी की बात, और कटोरी में क्या होता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। आपने देखा पूरे में कितना सर्कल यूज हुआ था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे में कितना यूज होगा आपको पता चला 2 पाई आर स्क्वायर, कितना यूज हुआ 2 पाई आर स्क्वायर यूज हुआ, समझ में आया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे में कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, तो आधे में कितना यूज होगा 2 पाई स्क्वायर। यहां से बात समझ आई कि हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला करना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला करना 2 पाई आर स्क्वायर, समझ में आई। अगर तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की, यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बनेगा। अगर आपने देखा कि बाहर वाला का क्या बना 2 पाई स्क्वायर, अगर मैं एक सर्कल यहां पे बिठा दूं, सर्कल ऊपर ढक मान के चलो आपके पास कटोरी है, आपके पास क्या है कटोरी, कटोरी के ऊपर आपने क्या रख दिया ढक्कन रख दिया, क्या रख दिया आपने कटोरी के ऊपर ढक्कन रख दिया, तो ढक्कन बनने के नाम क्या हो जाएगा एक सर्कल पर इंक्लूड हो जाएगा ये अपर वाला, इसी को क्या बोला हमने पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। तो एक पाई आर स्क्वायर और आ गया तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना 3 पाई आर स्क्वायर, क्या बना बोलो 3 पाई आर स्क्वायर। बात करता हूं मैं अगर वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम क्या होता है आपको सबसे पहले ये बता दूं वॉल्यूम क्या होता है। एक बात और याद रखना, जैसे यहां से लेके यहां तक रेडियस है, तो यहां से भी लेकर रेडियस ही है ना, तो अगर आपको कई बार क्वेश्चन यूज करने को मिले तो ये भी रेडियस और ये भी क्या होती है रेडियस ही होती है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम मान के चलो आपको आधी कटोरी, मतलब कटोरी में पानी भरना है, कटोरी में पानी भरना है, तो कटोरी में पानी कैसे भरता है नीचे से ऊपर को भरता है, ऐसे भरेगा पानी, ऐसे पानी भरेगा ऊपर, तो भरेगा तो इसके अकॉर्डिंग भरेगा, तो क्या होगा 2 पाई आर, मैंने क्या बताया था पावर को 1 3 कर दो और नीचे भी क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बना 2/3 पाई आर क्यूब बना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, कितना होता है बोलो, हाँ क्या बोला 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर क्या पढ़ा हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, हाँ बोलिए क्या ना 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से भी एक सर्कल कवर हो गया। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में मैंने कैसे कहा था पावर को 1 बढ़ा देना, पावर को 1 बढ़ा देना, पावर को फिर किससे डिवाइड करना 3 से, तो फार्मूला क्या बना 2/3 पाई आर क्यूब, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसके बाद जो कि एक टॉपिक है 10th वाला उसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है इसी में, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन के टाइम हमें वो बात समझनी ना पड़े, ठीक है। बात करता हूं मैं इस कोण की, कोण को ही हम थोड़ा और डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है इस कोण को। तो कोण को हम पढ़ रहे थे, तो कोण में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ेंगे, कोण से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर जिसका नाम क्या है फ्रस्टम, क्या नाम है इसका फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम होता है इस बात को समझने से पहले हम दो बातों को और समझेंगे पहले, ठीक है, फिर हम फ्रस्टम के बारे में समझेंगे कि फ्रस्टम भाई होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्रस्टम होता क्या, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखो, ये फिगर आपको दिख नहीं रही होगी, एक मिनट, तो फिगर के लिए हम क्या करते हैं, फिगर को थोड़ा नीचे बनाते हैं, और फिगर को बनाते हैं थोड़ा नीचे, बोले तो ये इस कोण को मैं लेता हूं, ठीक है, कोण को लिया मैंने, अब इस कोण को क्या करते हैं हम मिड में से इस तरीके से कट कर देते हैं, कोण को लिया और कोण को मैंने क्या कर दिया मिड में से कट कर दिया, बीचों बीच कट कर दिया, ठीक है। कोण को काटने के आपको दिख रहा है एक अपर पार्ट होगा एक लोअर पार्ट होगा, अपर पार्ट को देखोगे तो फेस एंगल कोण मिल गया, और एक नीचे वाले लोअर पार्ट को देखोगे जो कटा हुआ पीस है इसका, कुछ इस तरीके से कटा होगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से कटा होगा, है ना, नीचे वाले पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो बातें समझ में, यानी कि कोण को मैंने बीच में से काट दिया, एक अपर पार्ट अलग हो गया, एक लोअर पार्ट अलग हो गया। आपने एक बात देखी कि अपर पार्ट जो लगा वो अभी भी कोण ही है, लेकिन लोअर पार्ट जो है वो जो बना है इस तरीके से बना है कि ऊपर वाला सर्कल थोड़ा सा छोटा है ना, और नीचे वाला सर्कल थोड़ा सा क्या है यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सर्कल अलग अलग रेडियस के ही बनेंगे, तो इसे हम R1 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे R2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद, इसी को क्या बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण, इसका ही नाम क्या है हमारा फ्रस्टम, क्या बोलते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम क्योंकि कौन सा है फ्रस्टम ऑफ अ कोण बोल देते हैं इसे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं छिन्नक बोलते हैं, क्या बोलते हैं छिन्नक, शंकु का छिन्नक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो चलिए हम पढ़ रहे थे फ्रस्टम और बात कर रहे थे फ्रस्टम ऑफ कोण की, जिसके अंदर मैंने बताया आपको कोण जो है अगर 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो अपर पार्ट कोण में ही बना रहता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है फ्रस्टम होता है। और फ्रस्टम को हम आगे बात कर रहे थे, फ्रस्टम की बात मैंने बताया फ्रस्टम ऑफ कोण कहते हैं
और फ्रस्टम की बात करूं मैं अगर, तो फ्रस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फ्रस्टम बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको दिख रहा है, दिख रहा, ठीक है, छिन्नक। हिंदी में क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? छिन्नक। चलिए, फ्रस्टम बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे छिन्नक बोलते हैं। फ्रस्टम की कुछ फिगर इस तरीके की बनी रहती है, मैंने आपको बताया, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाला सर्कल है जिसकी रेडियस अलग है, मैंने इसे r1 मान लिया। इधर वाला सर्कल जिसकी रेडियस अलग है, मैंने इसे r2 मान लिया। फिर से मैं आपको वही बात बता दूं, ये इसकी हाइट है और ये फिर से यहाँ पे स्लैंट हाइट l है, ठीक है। सबसे पहले मैं वही, हमने सबसे पहले वहां पे जब कोण पढ़ा था तो स्लैंट हाइट के बारे में पढ़ा था। ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये हाइट है। अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया क्या था कि स्लैंट हाइट कैसे आती है। अगर हमने स्लैंट हाइट के लिए l इसे माना था, h इसे माना था, तो स्लैंट हाइट कोण में ऐसे आती है, कोण ऐसे फिगर थी, तो कोण में l का स्क्वायर क्या करते थे? h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर करते थे, है कि नहीं? सेम काम अगर आपको फ्रस्टम के अंदर स्लैंट हाइट निकालनी है, तो l स्क्वायर उधर क्या था तो रूट बन जाता ना, तो सेम काम l यहाँ पे भी जाएगा, अगर उधर l का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? h आएगा, तो यानी कि h का स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ r का स्क्वायर नहीं आता, r की जगह क्या आएगा यहाँ पे? अगर आप r1 में से r2 को घटा दो, फिर इसको स्क्वायर कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? स्लैंट हाइट। किसकी स्लैंट हाइट बात कर रहे हैं? फर्स्ट बोले तो छिन्नक की बात, स्लैंट हाइट बोले तो तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि क्या था हमारा कर्व सरफेस एरिया, बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया का मतलब भार। आपने कोई बाल्टी आपके घर में, उसको बाहर निकाला, इस तरीके से बाहर के लिए अभी हमने जब कोण में पढ़ा था, कोण में फॉर्मूला क्या? कौन से के की रेफरेंस से हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? पाई आर है। क्या बोलते हैं भाई? पाई आर एल। आपने एक बात देखी क्या ध्यान से? पाई है, आर है, एल है, तो सेम काम पाई हमारे पास एज इट इज रहेगा, और क्या रहेगा? एल भी एज इट इज रहेगा। पाई एज इट इज, एल भी एज इट इज। आपको फॉर्मूले में कुछ चीजें इधर की उधर लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूं, इसलिए पाई और एल एज इट इज रहेगा। लेकिन मैंने बताया ना, रेडियस का सारा खेल, रेडियस अलग अलग है तो कहानी भी अलग अलग हो जाएगी। बस r1 में क्या जोड़ देना है? r2 को जोड़ देना है। याद रखना, बस कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है? r1 और r2 को जोड़ देना है। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है क्या बना? पाई एल। पाई एल दिख रहा है आपको? सारा खेल किसका? रेडियस का। तो r1 और r2 को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया में। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, बाहर से पहले बंद करो तो उसे कर्व, ऊपर नीचे ढक दो तो क्या बनता है? कर्व। तो मतलब पहले बाहर वाले के लिए तो फॉर्मूला यही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? बाहर वाले के लिए टोटल सरफेस में बाहर यही लगेगा, लेकिन ऊपर वाले ऊपर अगर ढक दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर, r1 है तो r1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और नीचे भी सर्कल ढकूंगा तो क्या बनेगा? पाई r2 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि r2 रेडियस है। अब आप देख लो कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, सभी के पास पाई कॉमन है। क्या कॉमन है? पाई। तो यानी कि अगर मैं इसे एज इट इज ऐसे भी रहने दूं तो पाई, अगर फिलहाल अगर मैं इसे एज इट इज ऐसे रहने दूं तो यहाँ देखो कॉमन क्या है? पाई। तो यहाँ क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर बचेगा। फिर से अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन लेना चाहूँ तो पाई एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या बचेगा? l r1 प्लस r2, और ये क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। फिर आप इसे थोड़ा अरेंज करना चाहते हैं तो पाई एज इट इज रहेगा, r1 का स्क्वायर याद करने के लिए पहले लिख लो, r2 का स्क्वायर पहले फिर बाद में लिख लो, फिर r1 r2 को ऐड करके l से मल्टीप्लाई। तो कई जगह आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा आपको रटने की बजाय ये याद रखना है, कर्व का ये है और दोनों सर्कल ये, तो बाकी कॉमन लेके आप न्यूमेरिकल में कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। मैं थोड़ा से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऊपर लिखते हैं, अगर इस लाइन को मैं देखूं, अगर आप यहाँ से पाई को कॉमन लोगे, ठीक है, पाई को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? पाई, और अंदर क्या बचेगा? l r1 प्लस r2, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, ठीक है। अरेंज करते हैं इसे, चलिए। तो r1 को पहले लिख लेंगे, r2 को बाद में लिख लेते हैं, फिर r1 r2 और मल्टीप्लाई से लेके आते हैं। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ये कैसा है आपको डायरेक्टली याद रखो, कर्व सरफेस एरिया का पाई है और r1 r2, ठीक है, ब्रैकेट में अंदर ऐड करके लिख लेंगे, फिर ऊपर वाला सर्कल रख देंगे, नीचे वाला सर्कल, फिर बाकी जो कॉमन है उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जनरली ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसे भी याद कर सकते हो, आपका आंसर सही से आएगा, ठीक है। याद करने की ट्रिक बताइए। बात करता हूं, सबसे पहले हमने क्या सीखा? l का मतलब क्या? अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r1। बस याद रखना स्लैंट हाइट निकालते वक्त r1 में से r2 माइनस करेंगे, बाकी जगह ऐड ही होगा।
कर्व सरफेस एरिया पाई है और R1 में क्या ऐड होगा R2। टोटल सरफेस एरिया कर्व में क्या ऐड कर देंगे, ऊपर वाला सर्कल और प्लस नीचे वाला सर्कल। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट बात आप उतार लिया हो, ठीक है, वॉल्यूम की बात करो। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, कौन था बताओ, हाँ बोलो, पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देना, 3 से। क्यों 3 से डिवाइड करना था, क्योंकि जो सिलेंडर के वॉल्यूम को ही हमने किससे डिवाइड करना था, 3 से, तभी आगे कौन मिला था। तो फॉर्मूला क्या बना था, पाई बाय 3 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद करना है नहीं ताकि जल्दी याद, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 यानी कि यहाँ पे भी 1/3 आएगा ही आएगा। 1/3 का मतलब वही है क्या, पाई आएगा और बटे में 3 आएगा और h आएगा। सारा खेल आर स्क्वायर का बनने वाला है। यानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर होगा। यानी कि सबसे पहले हम किसका स्क्वायर करेंगे, r1 का स्क्वायर करेंगे, r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस ऐड करेंगे किसको, r1 की मल्टीप्लाई r2 के साथ। बोलो समझ में आया। यानी कि वॉल्यूम की बात करते हैं, पाई देखो पाई बाय 3 एज इट इज और h एज इट इज, क्योंकि h का कोई लोचा नहीं है, सारा कंसेप्ट किसका था, r का। हमने क्या करा, r1 का स्क्वायर कर दिया, r2 का स्क्वायर और r1 की मल्टीप्लाई r2 के साथ कर दी। तो यानी कि यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि फ्रस्टम में वॉल्यूम क्या होता है। हाँ बोलो, पाई बाय 3 और h, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 into r2। तो यहाँ से आपको कैसे लगी वीडियो, समझाओ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम पहले फॉर्मूलाज को पढ़ें। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको आगे की कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को लर्न करने के लिए इस वीडियो को देखें और शांति से समझें कि क्या कैसे हुआ। कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। इस वीडियो को सिर्फ टाइम पास के पर्पज से ना देखें, क्योंकि टाइम पास के पर्पज से नहीं है, इसको आपको नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपकी 9th और 10th सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है, तो क्वेश्चन करना हो जाता है, ठीक है। तो सबसे अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में फॉर्मूले नहीं समझेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे किस तरीके फॉर्मूला, डायरेक्टली न्यूमेरिकल को कम मिनिमम टाइम सॉल्व करते हैं, स्पीड में ध्यान दें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो पता है आपको, ठीक है।